स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हम लोग फ्यूरान कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थायोफिन। ठीक, थायोफिन भी एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो 5 मेंबर रिंग का बना होता है, जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और एक हेट्रो एटम सल्फर होता है। और होता क्या है कि थायोफिन जो होता है कि ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ये कह सकते हैं पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट होता है लाइट ग्रीन ऑयल में ये इसका कंपोनेंट होता है। और ज्यादातर थायोफिन इम्प्यूरिटी के फॉर्म में रहता है, बेंजीन के कंपाउंड जो होते हैं उसमें इम्प्यूरिटी के रूप में मिक्स होता है। तो इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं केमिकल मेथड्स के द्वारा। ये सब सारी चीजें हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थायोफिन होता क्या है, इसको स्टडी क्या करेंगे, ये सब सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थायोफिन में कुछ इसका इंट्रोडक्शन में कुछ हम लिख लेते हैं, इसका कुछ इंट्रोडक्टिव पॉइंट क्या कि थायोफिन कैसा कंपाउंड होता है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक, इसमें हेट्रो एटम होते क्या है, सल्फर होते हैं। ये सब सारी चीजें एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, फिर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। इसमें लिखिए, थायोफिन इज सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लिखिए इसमें, थायोफिन इज सल्फर कंटेनिंग heterocyclic compound. Thiophenes is sulfur containing 5 member, ऐसे लिखिए 5 membered ring heterocyclic compound. 5 membered ring heterocyclic compound. ठीक, तो एक चीज समझ आ गया होगा कि थायोफिन होता क्या है। थायोफिन एक 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रो एटम सल्फर होते हैं। ठीक, ये चीजें हम आपको यहां बता दिए। अब क्या है इसमें आगे लिखिए, इट अकर्स इन, इसकी थोड़ा सा अकरेंस लिख लेते हैं ना। इट अकर्स इन लाइट आयल ऑफ, इसको आगे अगले पॉइंट में बना के लिखिए, इट अकर्स इन लाइट आयल। अभी आपको बताते हैं होता क्या है। लाइट आयल फ्रैक्शन ऑफ, ऐसे लाइट आयल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम या कोल तार। ठीक, कोल तार, एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन, एंड थोड़ा लिख लीजिए, एंड इज यूजुअली present in as impurity, present in as impurity in commercial benzene product. Impurity in commercial benzene product. देखिए, हम आपको यहाँ क्या बताए हैं, हमने यही लिखा है यहाँ पर कि जो थायोफिन होता है 5 मेंबर साइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रो एटम सल्फर होते हैं, जिसमें कि 4 कार्बन एटम होते हैं और एक सल्फर एटम। और इस जो अकर करता है लाइट आयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार। देखिए, जब पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो 3, एक होता है
लाइट आयल, एक मिडल आयल होता है, एक हैवी आयल कोलतार। ये कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो लाइट आयल में क्या क्या आते हैं? लाइट आयल में बेंजीन आता है, थायोफीन आता है, फ्यूरान आता है। ठीक, ये सब लाइट आयल के पार्ट होते हैं। मिडल आयल में क्या आता है? जैसे एंथ्रासीन आ जाता है, एनिलीन आ जाता है। दो मेंबर रिंग अपन बेंजीन का आपस में जुड़े हो सकते हैं, 3 मेंबर के हो सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड मिडल आयल में आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो थायोफीन होता है लाइट आयल का फ्रैक्शन होता है, कोल तार में मिक्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं तो इसकी इम्प्योरिटी। ज्यादातर ये थायोफीन बेंजीन के कामर से, बेंजीन का जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसमें थायोफीन इम्प्योरिटी के रूप में रहता है। इस अब बात आती है इसका सेपरेशन कैसे करते हैं। तो बेंजीन से इसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि थायोफीन की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट्स के बराबर होता है। ठीक, यानी कि इसका जब भी सेपरेशन करेंगे तो केमिकल मेथड से करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज हमने इंट्रो करा दिया। आपका थायोफीन होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, कितने मेंबर्ड का रिंग होती है, ये सब सारी चीजें। ठीक, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको एरोमेटिक कैरेक्टर की। देखिए, जैसे कंपाउंड में आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ने क्या क्या है सारी चीजें हम आपको बताते हैं। क्या, पहले थायोफीन का इंट्रोडक्शन पढ़ना, एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ना है, मॉलिक्यूलर डायग्राम पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ने और इलेक्ट्रोफिलिक केमिकल रिएक्शंस कैसे देता है, ये सब सारी चीजें पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है और इसके थोड़ा सा यूजेज। इतनी चीजें आपको इस कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक, तो हमने थायोफीन का आपको इंट्रो करा दिया है कि क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ पाया जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए। चलिए, तो थायोफीन एक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है कि नहीं करता है, कैसे होता है, ये सब सारी चीजें आप इस टॉपिक में सीख पाएंगे। तो हेडिंग आप लिखेंगे क्या, एरोमेटिसिटी ऑफ थायोफीन। एरोमेटिसिटी ऑफ थायोफीन। थायोफीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो कैसे शो करता है, ये चीजें आपको हम यहाँ बताएंगे आपको। देखिए, एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए जैसे आपको हमने बताया था पाइराल में, फ्यूरान में, इस ठीक वैसे ही प्रॉपर्टी ये भी शो करता है। देखिए, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है, जब उसमें कांजुगेट, पहली बात साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक प्लेनर होने का क्या मतलब है कि सभी कार्बन एटम या सभी हेटेरो एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होने चाहिए। ठीक, अब अगला कंडीशन, इसको हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल आप जान चुके होंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक माना जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि हम यहाँ थायोफीन पढ़ रहे हैं, थायोफीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि साइक्लिक है, प्लेनर है। प्लेनर होने का मतलब सभी एटम, चारों कार्बन एटम और हेटेरो एटम जो ऑक्सीजन है वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। और ये कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक, यानी कि अगर n बराबर 0 लेते हैं तो 2 पाई, फिर 1 ले लेते हैं 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, 22 पाई, इस सिस्टम को फॉलो करेगा तो हकल्स रूल होता है। बहुत से ऐसे कंपाउंड होते हैं, क्या होता है कि वो तो साइक्लिक भी होते हैं, प्लेनर भी होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, लेकिन वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिसिटी कंपाउंड जितने भी होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वहीं जो कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर वाले होते हैं, जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या होते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। और एरोमेटिक जो भी होता है उसमें कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होगा और उसका क्या होगा, ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं और क्या होगा, वो स्टेबल होता है। इसका क्या मतलब, स्टेबिलिटी हमेशा एरोमेटिसिटी से बढ़ती है। जो रिजोनेंस शो करेगा, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और जिसमें एंटी एरोमेटिक होगा वो थोड़ा सा कम स्टेबल हो गया। उसकी कहने का क्या मतलब, एंटी एरोमेटिसिटी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को घटाता है। ठीक,
तो चलिए कुछ बातें हैं यहाँ हम लिख लेते हैं, जो सारी बातें हम आपको बताए हैं। पहली बात, फ्यूरान एक एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो पहली बात है यही लिखिए, लिखिए फ्यूरान इज एरोमेटिक कंपाउंड। फ्यूरान कैसा होता है? एरोमेटिक होता है। इसको लिखिए, फ्यूरान इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज क्योंकि क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होने का मतलब इसमें क्या है? साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है। तो एक एक प्रॉपर्टी को हम यहां लिखते हैं। तो लिखिए इसमें, बिकॉज इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल, बिकॉज it is cyclic and planar molecule, cyclic and planar molecule। प्लेनर मॉलिक्यूल तभी होता है जब उसके सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। HZ का मतलब हाइब्रिडाइज, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, ठीक। ये पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी कि कंपाउंड में रिजोनेंस होना चाहिए सभी रिंगों में, ठीक। जितने भी रिंग हो पूरे एटम के पास, वो क्या होना चाहिए? उसमें रिजोनेंस होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए। तो अगली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, लिखिए इसमें, इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग, इट हैज रिजोनेंस इन होल रिंग, इन होल रिंग। कहने क्या मतलब? पूरे रिंग में इसमें क्या होना चाहिए? रिजोनेंस होना चाहिए। पूरे रिंग में क्या होना चाहिए? रिजोनेंस। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी होता है जब वो हकेल्स रूल को फॉलो करता है। तो थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, देखिए, इट फॉलोज हकेल्स रूल, इट फॉलोज हकेल्स रूल, ये हकेल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक। अभी हम अप्लाई करके बताएंगे आपको हकेल्स रूल होते क्या है, ये कैसे फॉलो करता है। इट फॉलोज हकेल्स रूल। अब चलिए देखते हैं थायोफिन का जो स्ट्रक्चर होता है। हमने क्या बताए थे? थायोफिन एक साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हेट्रो एटम सल्फर होते हैं। इस तरह से इसी को कहते हैं क्या? थायोफिन। ये क्या है? थायोफिन, ठीक। देखिए 5 मेंबर है कि नहीं? 1 2 3 4 5, जिसमें हेट्रोएटम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में आप में सल्फर के बारे में आप जानते हैं, ये ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट होता है। इस पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, जब ये कोई हेट्रोएटम सिंगल बॉन्डेड से जुड़ा, उसके बाद कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, तो उसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो भी पाई बॉन्ड में कैलकुलेट किया जाता है। तो आप यहाँ गिन सकते हैं इस सिस्टम के पास कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसे? 2 लोन पेयर, एक ही काउंट होगा, एक ही पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, एक, और इधर पाई बॉन्ड एक, तो 2 हो गए, और इधर 2 4, तो कुल टोटल 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इस थायोफिन में। 2 पाई बॉन्ड है इधर, 2 इधर 4, और ये सल्फर पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिंग के कॉन्जुगेशन में जो डीलोकलाइज्ड हैं, ठीक। इसी के कारण यह रिजोनेंस शो यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके बताते हैं आपको कि क्यों ये रेजोनेटिंग कैरेक्टर शो करता है, क्यों ये एरोमेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग हकल्स रूल, अकॉर्डिंग हकल्स रूल, अकॉर्डिंग हकल्स रूल, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड में अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होना चाहिए? 4n+2
पाई इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होना चाहिए, डीलोकलाइज्ड होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड का मतलब ये कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां n की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर n में भी 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, सो ऑन ऐसे भी आगे भी हो सकते हैं। ठीक, अब देखिए, तो इस कंपाउंड में हमने बताया है n की वैल्यू कितनी है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। तो पहले हम n की वैल्यू इसको निकालते हैं, इस कंपाउंड में n की वैल्यू कितनी है ये निकालते हैं। तो पहले बताइए पाई इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हैं इस थायोफिन में। तो इस फार्मूले में रख के हम निकाल लेंगे n की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, 4n+2 बराबर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं पूरे रिंग में, सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ n की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, n बराबर कितना हो जाएगा 4n, ये इधर जाएगा तो 6 - 2, n बराबर कितना आ जाएगा 4, तो इधर 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा n, यानी कि इस कंपाउंड में थायोफिन में n की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, अगर हम n की वैल्यू निकाल लिए, इसी फॉर्मूले में रख के कितने पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी माना कि आप काउंट करके बता लेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे प्रूव करेंगे कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, उसको देखिए यहाँ पे। अगर n की वैल्यू 1 निकाल लिए आप, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, किसमें 4n+2 बराबर कितना, ये पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने ये आपको जानना है। तो कैसे करेंगे, 4 n की वैल्यू आपने निकाला है, यहां से n बराबर 1 रख देंगे, +2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 2 बराबर कितने गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या मतलब है, इस पूरे थायोफिन में टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है, यह एरोमेटिक कैरेक्टर्स को शो करता है। पहले ध्यान से देखिए, अगर इस फार्मूले में 4n+2 पाई में अगर n की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 पाई आएगा, अगर n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 6 पाई आएगा, अगर n की वैल्यू 2 रख देंगे 10 पाई आएगा, अगर n की वैल्यू 3 रख देंगे तो कितना आएगा 14 पाई आएगा, अगर n की वैल्यू 4 रख देंगे तो 18 पाई आएगा, सो ऑन। तो इसका मतलब समझ जाए, जिस कंपाउंड में 2 पाई 6 पाई 10 पाई 40 पाई 18 पाई और 22 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ऑन आगे भी हो सकता है, वो कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा, वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक, यानी कि उसमें साइक्लिक भी होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, तो एरोमेटिक, तो इतनी 3 रूल को अगर फॉलो करता है तो एरोमेटिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब थायोफिन भी इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। क्यों, पहली बात तो साइक्लिक है, दूसरी बात प्लेनर है, प्लेनर होने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज में है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका आपको बताया गया होगा, 2 तरीके से हम आपको बता देते हैं अभी सिंपल वे में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्डेड हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइज, अगर 1 पाई बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज, अगर 2 पाई होंगे तो sp हाइब्रिडाइज। ठीक, एक तरीका ये होता है, उस तरीके के अकॉर्डिंग 1 पाई बॉन्ड है कि नहीं इसके बीच में, तो sp2 ये भी sp2 ये भी, और इस एटम के बीच में भी 1 पाई बॉन्ड है, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज ये और sp2 हाइब्रिडाइज ये। एक तरीका और बता देते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को ज्वाइंट ऐड करके अगर ये वैल्यू 4 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइज, अगर ये वैल्यू 2 आती है तो sp2 हाइब्रिडाइज, अगर ये वैल्यू 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहाँ देखो उसका यूज करते हैं, तो देखो कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े सल्फर से, 1 2, लोन पेयर कितने हैं जो कि पाई बॉन्ड में सर्कुलेट हो रहा है, एक ही लोन पेयर ना, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 3, 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इतनी बात समझ में आए, तो ओवरऑल कहने का मतलब इस थायोपीन में सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज में, sp2 हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि एक प्लेन में होगा ये। अब तीसरा फॉलो करता था हकल्स रूल, यानी कि जिस कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं वो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब जहां n की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू हो सकता था 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो इस तरह से रखेंगे n की वैल्यू कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कैलकुलेट है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू निकाल लिए, n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब n की वैल्यू हकल्स रूल में रखें तो टोटल नंबर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन कितने सर्कुलेट हो रहे हैं तो रिंग में आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इस कारण ये क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। अब जब ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब ये रिजोनेंस भी शो करेगा। बात समझ आया कि नहीं? तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये रिजोनेंस शो करता है, क्यों करता है, कैसे, ये सारी चीजें। अब ये हम आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा करके इसकी बताते हैं। तो एक चीज जान जाइए, आपने पढ़ रखा है अब तक, पाइराल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता था, फ्यूरान भी, और थायोफिन में। तो एक्चुअली होता क्या है कि थायोफिन की रिजोनेटिंग एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी थोड़ी सी पाइराल और फ्यूरान के कंपेयर में ज्यादा होती है। इसका मतलब इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? हमने क्या बताया, थायोफिन का एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है पाइराल फ्यूरान के कंपेयर में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिजोनेंस एनर्जी थायोफिन की पाइराल और फ्यूरान के कंपेयर में ज्यादा होती है। तो पहले कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक, तो पहले एक चीज लिख लेते हैं। तो पहले यही बातें लिखते हैं जो हम अभी आपको बताएं। देखिए थायोफिन, थायोफिन इज मोर more aromatic thiopheane is more aromatic than furan and pyral, than furan and pyral, furan and pyral, but less aromatic, but less aromatic than pyridine, एंड बेंजीन। इसको सोचिए हमें क्या लिखा है, हमने यहां यही लिखा है कि जो थायोफिन की एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है पाइराल फ्यूरान के कंपेयर में ज्यादा होती है, लेकिन पिरिडीन और बेंजीन से उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर कम होता है। यही चीजें आपने यहां बताया। अब ये होती क्यों है, ये रेजोनेंस एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो आगे आपको लिखना है, आगे पॉइंट बना के लिखेंगे। लिखिए दिस हमने ये बताया था कि ये ज्यादा एरोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। तो इसको लिखिए द हाई एरोमेटिक या हाई एरोमेटिक या एरोमेटिसिटी of thiopheane the high aromaticity of thiopheane is due to high resonance energy. The high aromaticity of thiopheane is due to high resonance energy, high resonance energy and more contributing structure. High resonance energy and दिख रहा है ना, थोड़ा सा पेंटर है कलर, एंड मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है,
देखो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि वही मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में टेक पार्ट करते हैं। जितना ज्यादा जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर टेक पार्ट करेगा रेजोनेंस में, उतना ज्यादा वो स्टेबल माना जाता है। ठीक, तो क्या हमने लिखा, हाई रेजोनेंस एनर्जी एंड मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको लिख लीजिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दैट इज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताने वाले हैं, तो नया पॉइंट बना के लिखिए। देखिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन इज एज बिलो। कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। लिखिए, द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन इज एज। ठीक, कैसे होता है ये चीजें हम आपको बताएंगे अब, कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो हमें लगता है इतनी चीजें आप सीख चुके होंगे कि कंपाउंड या रिजोनेंस क्यों शो किया था। पहली बात देखो, हम अब तक क्या बताएं आपको, ये चीजें सीखिए। हमने ये बताया था कि थायोफिन एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें हेट्रोएटम क्या होते हैं, सल्फर होते हैं, और जिसमें 2 पाई बांड है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर पर, इनकी संख्या 2 है, जिसमें से एक टेक पार्ट करता है पाई बांड में। तो टोटल थायोफिन में 6 पाई बांड हैं जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। और ये एरोमेटिक क्यों है, ये एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये साइक्लिक है, क्योंकि ये प्लेनर है, और क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल को फॉलो करने का मतलब, किसी भी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जो कि ये थायोफिन शो करता है। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। वहीं हमने आपको ये बताया था कि थायोफिन की जो एरोमेटिसिटी कैरेक्टर होता है, ये जो होता है फ्यूरान और पाइराल से ज्यादा होती है, वहीं पिरिडीन और बेंजीन से कम होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी थायोफिन की पाइराल्स और फ्यूरान से ज्यादा होती है, वहीं पिरिडीन और बेंजीन से कम होती है। ठीक, तो चलिए अब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, किसका, थायोफिन का। देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी आ जाना चाहिए। ये था क्या, थायोफिन, इसी को कहते हैं थायोफिन। अब हम थायोफिन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, सल्फर, एक चीज आपको बताया गया था कि कोई कंपाउंड रिजोनेटिंग में हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। और इनका पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है आप सीखे थे, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो वहां रिजोनेंस होता है। दूसरा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन है, तो वहां भी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं, वहां रिजोनेंस होता है। और जब निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में होते, तो वहां भी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यानी कि रिजोनेंस होता था। जब पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो भी पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, यानी कि रिजोनेंस होता है। वहीं जब ऑड इलेक्ट्रॉन जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन जब आपस में सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, तो वहां भी रिजोनेंस होता है। ये तो थी रिजोनेटिंग की कंडीशंस। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ थायोफिन में क्या है, लोन पेयर, सिंगल डबल, इसका मतलब कॉन्जुगेशन है। जब यहाँ कॉन्जुगेशन है तो रिजोनेंस अकर होगा। जब रिजोनेंस होगा तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर पाएंगे। तो देखिए,
तो क्या करता है सल्फर अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड वाले को दे देगा। जब सिंगल बॉन्ड को देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इस कार्बन सेंटर पे 4 बॉन्ड दिखेंगे, नहीं 5 बॉन्ड दिखेगा, क्योंकि देखो 2 बॉन्ड यहाँ, 2 4, एक हाइड्रोजन लगा तो 5। उसी समय ये वाला कार्बन अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन करेगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़ पाए, तो अपने आप ताकि 4 वैलेंस बना पाए। ये तो जानते हैं कार्बन हमेशा टेट्रावैलेंट ही शो करता है ना, और यानी कि ये सेंटर निगेटिव हो जाएगा और सल्फर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सल्फर लोन पेयर दिया है और ये कार्बन सेंटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक, जब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा करेंगे तो कुछ क्या बन जाए, कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं, सल्फर है, ठीक, ये डबल बॉन्ड है भी, ये वाला बॉन्ड टूट गया और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा है, ये वाला डिलोकलाइज होता है। ठीक, अब जब ये होगा सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डोनेट किया है। ये वाला सेंटर निगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया था। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो कुछ इस तरह का बनेगा कि नहीं, सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पहले से क्या है, देखो ध्यान से पहले, यानी कि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने से पहले कुछ चीजें होंगी तो तभी ड्रा होगा ना। ये लोन पेयर मतलब क्या, निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, ये इसको दे देगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये अनस्टेबल होगा तो उसी समय बॉन्ड को ब्रेक करके ये ले लेगा यहाँ चार्ज। और जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन को जंप करता है या मूव करता है। तो पहला पोजीशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो थर्ड पोजीशन को मूव करके चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक, जब यहाँ दिया तो इस पे कौन सा चार्ज, डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और आप जानते हैं पहले से ही यहाँ डबल बॉन्ड था इसके वजह से। और सल्फर पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसका क्या मतलब, अब देखो निगेटिव चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, तो इसका मतलब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रा हो सकता है। अगले में क्या होगा, ये दे देगा इसको, डबल बॉन्ड हो जाएगा, उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। फिर निगेटिव चार्ज पहले पोजीशन तीसरे पोजीशन को मूव किया कि नहीं, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डेवलप होगा, ये। ठीक, अगला जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं, अब यहाँ डबल बॉन्ड होगा कि नहीं इसको देने से, अब इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट किया है। ठीक, अभी भी सल्फर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। ठीक ना, अब देखिए फिर से निगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, फिर कॉन्जुगेशन है, तो फिर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होगा। जब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होगा तो क्या होगा, इसको डबल बॉन्ड देगा तो ये बॉन्ड अनस्टेबल होगा, कार्बन सेंटर उसी समय ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक, जब ये ब्रेक करेगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, सल्फर। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, ये लोन निगेटिव चार्ज इसको देते, यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इस बार ये वाला सेंटर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा और सल्फर पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। ठीक, अब देख रहे हैं कि एक एक करके सभी कार्बन सेंटरों पे निगेटिव चार्ज आ चुका है। इसके मतलब कि अब कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा, अगर रिपीट करेंगे तो फिर से रिपीट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, यानी कि अगर इसको डबल दे देंगे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल, ठीक, निगेटिव चार्ज यहाँ से आएगा, फिर से ये स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यही इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं थायोफिन से। तो टोटल कुल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो गए, ठीक, टोटल काउंट कर लिए, जो कुछ होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दो नाम आपको हम बताए थे, कौन कौन सा, कैनोनिकल नेम,
इनको नाम देते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसी दूसरा नाम होता है क्या, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग इसलिए रखते हैं क्योंकि रिजोनेंस हाइब्रिड में ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रक्चर ना उनकी स्टेबिलिटी में। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। चलिए, तो इसका मतलब जो हम आपको पहले से पता है, जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बताए जाते हैं। इसका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। रियल में केवल रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सभी स्ट्रक्चर का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं आपको, ये रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज है पूरे रिंग में सर्कुलेट होगा। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाए हैं ये थायोफिन का रिजोनेटिंग हाइब्रिड। ये जो है न तो पार्शियल डबल बॉन्ड, न तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड, न कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि यही रियल में एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि थायोफिन होता क्या है, उसकी एरोमेटिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें, और उसका रेजोनेंस कैरेक्टर कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको हमने यहाँ डिस्कस आज किया। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ थायोफिन। तो हेडिंग आप लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ थायोफिन। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में कंप्लीट या डिस्कस करेंगे विथ डिटेल, कैसे ऑर्बिटल होते हैं, कैसे सिग्मा बॉन्ड उसमें होता है, कैसे पाई बॉन्ड होता है, सारा चीज कल डिस्कस करेंगे। ठीक, बस आज यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। ओके, थैंक यू।